नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बंगाल की चुनावी जंग पर है, क्योंकि बंगाल में जो जंग चल रही है उसका सीज फायर अभी तक नहीं हुआ है। कल असम की 126, केरलम की 140, पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, जहां पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 90 लाख वोटर कम हो गए। एक बार फिर सुनिए, 90 लाख वोटर बंगाल के भीतर इस बार कम हुए। एक तो एसआईआर में आयोग को वोटर मिले नहीं, ऊपर से 60 लाख में से 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम इसलिए कटे हैं जिनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में बची हुई है। अब फिक्र यह है कि करीब 27 लाख वो वोटर न तो 23 अप्रैल को वोट डाल पाएंगे, यानी पहले फेज में, और नहीं 29 अप्रैल को दूसरे फेज में वोट नहीं डाल पाएंगे। टीएमसी बार बार यह सवाल उठा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटकर कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। नंदीग्राम की बात सुनिए। नंदीग्राम की लिस्ट के हवाले से निजी संस्थानों के आंकड़े बता रहे हैं कि इनमें 95% 95% से ज्यादा नाम मुस्लिम वोटरों के कटे। उधर चुनाव आयोग पर टीएमसी का हमला लगातार जारी है। एक प्रतिनिधि दल आज भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास गया था और कहा था कि आपने जो अफसर वहां पर तैनात किए हुए हैं वो दागी अफसर है। तो बीजेपी शिकायत कर रही है कि टीएमसी नेता वोटर्स को और बीजेपी नेताओं को धमका रहे हैं। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में वोटर्स का हाल यह है कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई का आवेदन देने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव से पहले 27 लाख वोटर्स को अंतिम सुनवाई का मौका क्यों नहीं मिल पाया। ऐसे और भी सवाल है, जैसे बीएसएफ जवान के परिवार का नाम कैसे कट गया, क्योंकि बीएसएफ का जवान है लेकिन मुस्लिम है, उनका नाम कैसे कटा, यह भी सवाल है। क्यों पासपोर्ट रहते हुए लिस्ट में नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम सवालों पर और टीएमसी नेताओं की धमकी जुबान वाले भाषणों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी की एक लड़ाई बीजेपी से है तो दूसरी चुनाव आयोग से। दोनों मोर्चों पर टीएमसी पुरजोर दम लगा रही है। बीजेपी से मुकाबले के लिए बयानबाजी जारी है और आयोग पर हमले के लिए चिट्ठियों की फहरिस्त है। आज फिर टीएमसी के चारों नेताओं का दल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। सुबह 10:02 पर शुरू हुई मीटिंग बमुश्किल 7 मिनट चली। इस दौरान डेरेक ओब्रायन ने आयोग के सामने 6 शिकायतें रखी। आयोग ने शिकायतों पर जवाब देना शुरू किया तो डेरेक ने बीच में टोका और फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार की आपत्ति के बाद बिना जवाब सुने बाहर निकल आए। लेकिन टीएमसी ने शिकायतों वाली चिट्ठी आयोग को जरूर दी। उसमें लिखा था कि नंदीग्राम के कालीचरणपुर के अंचल संयोजक तपन महापात्रा बंगाल के सीईओ के साथ दिखे हैं। नंदीग्राम के बीडीओ शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। मालदा के पुलिस ऑब्जर्वर बिहार के बीजेपी नेता के पति हैं। गजोल के जनरल ऑब्जर्वर पर महाराष्ट्र में एम्बुलेंस घोटाले का आरोप था। बनगांव के जनरल ऑब्जर्वर पर सतना में 40 एकड़ सरकारी जमीन के घालमेल का आरोप है। बेलीगंज के जनरल ऑब्जर्वर पर आंध्र प्रदेश में दहेज प्रताड़ना का केस था। मध्यम ग्राम के जीओ ओडिशा के सीएम मोहन मांझी के पीएस रहे हैं। इन 7 अफसरों के हवाले से टीएमसी ने कह दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं। Mr. to put out, if he has, must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। उधर टीएमसी की शिकायत थी तो बीजेपी ने भी शिकायत कर रखी थी। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में बीजेपी ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी ने भाषण दिया है कि पहले चरण में बीजेपी का सिर, गला, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, दूसरे चरण में गर्दन और रीढ़ तोड़कर अर्थी उठा दो। दरअसल बंगाल में कानून व्यवस्था और भय, भूख, भ्रष्टाचार बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। ऐसे में जब से मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव हुआ, बीजेपी हर विपक्षी दल के गुनाहों का ठीकरा टीएमसी पर फोड़ रही है। इसके मुकाबले टीएमसी एसआईआर में वोट काटने का सवाल जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि बंगाल में फाइनल लिस्ट आने के बाद 60,06,675 नामों को आशंका वाली लिस्ट में रखा गया। 700 न्यायिक अधिकारियों ने सुनवाई की तो 32,90,282 पास हो गए और 27,16,393 नाम फंस गए। And this is a situation where 27 lakh voters in Bengal still don't know whether they're going to vote or not vote. That's how serious the situation is. But no response from the Election Commission. दरअसल 27 लाख जो फंसे उनकी सुनवाई 19 ट्रिब्यूनल्स में हो रही है, लेकिन चूंकि 6 अप्रैल को पहले चरण की वोटर लिस्ट
फ्रीज हो चुकी हैं और 9 अप्रैल को दूसरे चरण की भी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। ऐसे में ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने की उम्मीद कम है। दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि जो 27 लोग और भी अयोग्य करार दिए गए, उनमें टॉप 5 जिलों में मुर्शिदाबाद है, जहां पर 4,55,137 नाम कटे। उत्तर 24 परगना में 2,65,077 वोट कटे। मालदा में 5,88,657 वोट कटा है। दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 और पूर्वी वर्धमान में 1,50,540 नाम कट गए हैं। মালদাতে দক্ষিণ 24 পরগনায় নদিয়ায় উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে, বাগদায় মতুয়াদের নাম বাদ দিয়েছে, হরিণঘাটায় দিয়েছে, সব জায়গায় দিয়েছে। এমনকি আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও 40,000 নাম কেটে দিয়েছিল। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं। तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए, आपके दीदी को वकील बना के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। आज तक की टीम ने मुर्शिदाबाद से भवानीपुर तक नाम कटने वाले मतदाताओं से बात की तो पता चला कि बीएसएफ जवान अब्दुल बारी के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में सलीम अली लश्कर को पता नहीं उनका नाम वोटर लिस्ट में आया या नहीं। मोहम्मद साबिर कहते हैं कि उनके पास पासपोर्ट है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं। इस बीच सबर इंस्टीट्यूट नाम की निजी संस्था ने नंदीग्राम के आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि जिस नंदीग्राम में 75% बहुसंख्यक हैं, लेकिन नाम कटे हैं 4.5% और 25% मुस्लिम है और नाम कटे हैं 95.5%। दावा है कि कुल 2,826 नाम में 2,700 मुस्लिम है। दूसरी ओर पीएम मोदी कह चुके हैं कि एसआईआर में नाम उसी के कटे हैं जो भारत के वैध मतदाता नहीं है और इस बार बंगाल में चुनाव बिना किसी भय, भ्रष्टाचार और दबाव के होगा। आज तक ब्यूरो। तो आज 7 मिनट की बैठक हुई। डेलीगेशन तृणमूल कांग्रेस का मिलने गया था चुनाव आयोग को, लेकिन जो झगड़ा हुआ उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन कहता है कि उन्हें कहा गया गेट लॉस्ट, जबकि चुनाव आयोग ने ट्वीट करके तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक शब्दों का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के बारे में किया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि भयमुक्त चुनाव होगा। यह बात हमने 2 टूक कह दी तृणमूल कांग्रेस के जो डेलीगेशन था उनको। कौन सही कौन गलत, चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मनोजीत मंडल, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। रजत सेठी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है मनोजीत मंडल, उनको आवाज नहीं आ रही है, शायद उनका जरा आवाज जरा ठीक करिएगा। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या बंगाल में 27 लाख वोटर काटकर चुनाव कराने का जो विपक्ष का आरोप है वो जायज है? क्योंकि 27 लाख वोटर्स सुनवाई नहीं कर पाएंगे। वो ट्रिब्यूनल बैठेगा, कब सुनेगा? 9 तारीख को दूसरे चरण की लिस्ट भी फ्रीज हो जाएगी, तो वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बात साफ हो चुकी है करीब करीब। दूसरा सवाल, क्या बंगाल में एसआईआर के बाद भयमुक्त चुनाव हो रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या भयमुक्त चुनाव होगा कि नहीं होगा। तीसरा सवाल डालने के पहले जरा आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेता इस वक्त जो है चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी के नेता इसमें मौजूद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और विपक्ष का आरोप है कि महाभियोग के 6 चरणों में पहले चरण पर ही प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई, जबकि 300 से ज्यादा सांसदों में से 193 सांसदों के दस्तखत भी उस पर किए गए थे। तो दरअसल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर चल रही है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखा गया था, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने
इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, राहुल गौतम इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। विपक्ष का क्या कहना है, क्योंकि आज जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, उनकी जो शिकायत रही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लग रहा था शायद कांग्रेस उनके साथ में नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महाभियोग को लेकर क्या कह रहा है विपक्ष? बिल्कुल साहिल, देखिए अब साफ तौर पर तलवारें खींची हुई है चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच में। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है, एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और हमने तमाम यात्राएं भी देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया विपक्ष की तरफ से, आपको याद होगा। लेकिन अब क्योंकि वो ड्रॉप कर दिया गया, रिजेक्ट हो चुका है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और घेरने की कोशिश। आप देखिए इसमें अभिषेक मनु सिंघवी गए हैं, डेरेक ओब्रायन है, संदीप पाठक है, मनोज झा पहुंचे हैं आरजेडी से, और कुल मिलाकर कोशिश है कि एक ज्वाइंट ऑपोजिशन फोर्स के तौर पर साथ में आया जाए। तमाम लोगों का एक ही आरोप है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है या जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। और आपने चुनावों का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्योंकि उन दोनों का ये मानना है कि हमारा कॉमन एनिमी है, एक तरीके से पॉलिटिकल एनिमी है चुनाव आयोग। यही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने आज जो प्रतिक्रिया दी है वो देखते हुए कहीं ना कहीं उनका तंज तृणमूल कांग्रेस पर भी था। लेकिन अभिषेक मनु क्या बोल रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। Issue interim direction which are binding on all concerned. Any alleged deviation is appropriately addressed through the court's established contempt jurisdiction. This is what is known as delightful nothings, vague generalities. First of all, there is no answer to the 2 points. I give you very specific points. Second, it is wrong because contempt may be valid or fail. Impeachment has no connection with contempt. Impeachment is a process totally distinct. Sub judice may go on or not go on. Impeachment is not a bar there. What is this answer? So SR will go on for 3 years, or there will be 20 people complaining in courts against this CEC. Parliament cannot impeach him because those pending proceedings are pending. I'd like to see this law. I'd like to be educated. तो विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। एक बार फिर 3 सवाल मेरे पैनल के सामने मैं रखूंगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, क्या बंगाल में 27 लाख वोटर काटकर चुनाव कराने का विपक्ष का आरोप जायज है? दूसरा सवाल हमारा होगा, क्या बंगाल में एसआईआर के बाद भयमुक्त चुनाव हो रहा है, सचमुच में भयमुक्त चुनाव हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या बंगाल में 95% मुसलमान वोट काटने का आरोप सही है, क्योंकि जो वोट कटे हैं उसमें 95% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यह आरोप किया जा रहा है। शुरुआत इसी से करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, भयमुक्त क्या इसी को कहेंगे? जो लाइनें लग रही है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा, मालदा, मुर्शिदाबाद और बाकी सब जगह पे जिस तरीके से लाइनें लगी हुई है, लोगों के मन में डर है कि हमने पिछले चुनाव में तो वोट डाला, हमने कागज दिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा नाम कटा। और कई सारे ऐसे उदाहरण निकल के आ रहे हैं कि आज ट्रिब्यूनल के सामने जाने के बाद पता चलता है पासपोर्ट तो दिया था, लेकिन फिर वोट नाम क्यों काटा? बीएसएफ के जवान, उनके परिवार वालों को समझ में आ रहा है कि हमारा नाम ही नहीं है, जो वहां पर सीमा सुरक्षा करने में बिजी थे, उनका नाम ही वहां पर नहीं है। कैसे भयमुक्त चुनाव हो रहा है? प्रेम शुक्ला। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची का शुद्धिकरण करके पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रयासरत है। अब भयमुक्त चुनाव जो है वो तो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे पंचायत चुनाव में तो बाकायदा जो है विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के परिजनों पर बलात्कार करने का कुकर्म भी करने से बाज नहीं आते। और पंचायत चुनाव होने के बाद हजारों की संख्या में भय युक्त होकर जो है विपक्ष के समर्थकों को, मतदाताओं को पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ती है। ये तो आज तक नहीं दिखाया था। तो भय युक्त चुनाव करने का काम तृणमूल कांग्रेस करती रही है। इस चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग की शिकायत पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभी आप ही ने जो है श्रीमान अभिषेक बनर्जी का बयान दिखाया, जिसमें अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गला काट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की टांगें तोड़ दी जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की अर्थी उठानी चाहिए। तो ये भाषा तो भयभीत करने वाली ही भाषा है। ये भाषा जो है हिंसक भाषा है। इस भाषा का उद्देश्य जो है मतदाताओं में निर्भयता प्रदान करने का तो है नहीं। ये भाषा तो साफ तौर पर जो है मतदाताओं को भयभीत और कौन कर रहा है?
दीदी का भाईपो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर भयमुक्त चुनाव हो गए तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो मटिया मेट हो जाएगी। तो उनकी तरफ से तो ये प्रयास हो रहा है कि वहां पर निर्भय चुनाव ना होने पाए, मतदाता को डराया जाए और डराकर उसका वोट ले लिया जाए या उसको डराकर वोट करने से रोक दिया जाए। तो ये तो लोकतंत्र के लिए, प्रोफेसर मंडल, के स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात भी सही है कि जब भी बंगाल के चुनाव की बात होती है, फिर वो पंचायत चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो या बाकी चुनाव हो, हमेशा इस बात की बात होती है कि हिंसा किस तरीके से हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर शिकायत कर रही थी कि कई जो उम्मीदवार है उनको तो पर्चा दाखिल करने भी नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में बंगाल में जो लाइनें दिखाई दे रही है, 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि नाम जोड़ने के बजाय काटने पर जोर दिया जा रहा है। तो जरा दोनों चीज पर जरा बता दीजिएगा, भयमुक्त का मतलब क्या है? 2 साल पहले एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था, सबको मालूम है कितना सारा वायलेंस, हिंसा हुई थी। दिखा दीजिए, आप ही की चैनल में देखा था, दिखा दीजिए। ये सिर्फ एक नैरेटिव है असली मुद्दा को छुपाने के लिए। और आप जो सीधा सीधा हम लोग बोल रहे हैं ना, 27 लाख, इन लोगों का नाम पहले ड्राफ्ट लिस्ट में थे। मतलब एक परीक्षा तो उन लोगों ने उतर गए थे, उसके बाद एक नया जो है, किसको हम प्रिटेक्स्ट करते हैं अंग्रेजी में, एक धंधा ढूंढा इलेक्शन कमीशन में और एक नया जो क्लॉज, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के क्लॉज लेके आया। क्योंकि जो पहली दफा में जो ड्राफ्ट लिस्ट हुआ था तब उन लोगों का फायदा नहीं हुआ था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की क्या मतलब है कि मान लो मेरा नाम मनोजीत के एक दो डिजिट कम हो गए और अलग हो गए तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। My father's name, my mother's name will be there, my name will not be there. अब क्या बात कर रहे हो? एक जो आर्टिस्ट थे जो संविधान को जो डिजाइन किया था, मैन्युस्क्रिप्ट को, नंदलाल बोस, नेशनल आर्टिस्ट है इंडिया के, उनके जो ग्रैंडसन है 85 ईयर्स ओल्ड, ये शांति निकेतन बीरभूम में रहते हैं, उनके फैमिली का नाम नहीं, उनका नाम नहीं है। ये लोग घुसपैठिया है, ये लोग रोहिंग्या है। जो लाइन में जो खड़े हुआ है 27 लाख से ज्यादा लोग, अब दिखा दीजिए कितना सारा बांग्लादेश अवैध है और रोहिंग्या है। इन लोग वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे इसे लगा ज्यादा से ज्यादा, इनमें से ज्यादा सब नहीं है बीजेपी के भी वोट आते। अब इधर आ जाएंगे मोतुआ ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट किया था 2021 में। देख लीजिए, नदिया उत्तर 24 परगना, साउथ 20 परगना और मालदा में मोतुआ वोटर्स को नाम कटा गया। वो लोग मुसलमान नहीं है, वो लोग हिंदू है और बीजेपी को वोट करते थे। वो लोग अभी क्या कर रहे हैं सुनिए, इन लोगों को पता भी नहीं थे ये लोग क्या कर रहे हैं। 27 लाख तो अभी आप देख रहे हैं और फिर से 3 लाख लोगों का। तो इसका मतलब चुनाव आयोग का पर्सनल फायदा तो इसमें है नहीं ना, कोई आपके खिलाफ राजनीति तो नहीं कर रहा है ना। ये भी आरोप लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं या अल्पसंख्यक लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मटुआओं के वोट भी काटे जा रहे हैं। 60 to 70% जिनके नाम चले गए उनमें मुसलमान है और ज्यादा 90% वोट जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते थे, उसके बावजूद भी लोगों के जो एंगर है ना, जो बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खुल दिया है, इसीलिए बीजेपी को फायदा नहीं होगा। जितना भी कोशिश करो, 40 लाख में 40 लाख को डिपॉजिट था। कुल मिलाकर आरोप यह लग रहा है कि जहां पर तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग है, जरा वो आंकड़े दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर अगर हम नजर डालें तो साफ नजर आता है कि जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड वाले इलाके हैं, उन इलाकों में एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट मंडल जी, 1 मिनट। नहीं सुना आपका मंडल जी, 1 मिनट। अधीर जी के बारे में बोलना चाहता हूं। अधीर जी के बारे में भी बोलने का मौका मिलेगा। सप्रा जी बात करेंगे तब अधीर जी के बारे में बोलिए आप। सबको एक साथ अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में बैठी है कांग्रेस पार्टी। जरा थोड़ा आज के लिए रुक जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। लेकिन जरा एक बार दिखा देते हैं, कांग्रेस नहीं मानते जरा। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल हम दिखा देते हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में कुल सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं कटे हैं तो मुर्शिदाबाद के भीतर, और वहां पर पिछले चुनाव में अगर हमने देखा तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के 20 विधायक जीत कर आए थे। अगला नॉर्थ 24 परगना में 3,25,000 वोट वहां पर कटे हैं। तृणमूल कांग्रेस की 28 सीटें वहां पर जीती थी। मालदा में तृणमूल कांग्रेस की 8 सीटें जीती थी, सबसे ज्यादा सीटें, और 2,39,000 वोट वहां पर काटे गए। उत्तर दिनाजपुर में 7 सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस की आई थी। यानी कुल मिलाकर
35 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सीटें पिछली बार जीती थी, वहीं पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। और पहले चरण में देखें तो 107 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, नंदीग्राम में देखिएगा, नंदीग्राम में 25% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसके बावजूद 95% मुसलमान हैं जिनके वोट कटे हुए हैं। यानी अगर 100 वोट कटे तो 95 उसमें मुसलमान है। इसीलिए आरोप लग रहा है कि आपने चुन चुनकर चुनाव आयोग ने वोट काटे हैं। देखिए, आपने चुनाव आयोग कहना भारतीय जनता पार्टी को, ये साहिल जोशी जी की तरफ से एक गलत आरोप है। साहिल जोशी जी चुनाव आयोग ने काटे, मैंने बोला चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना नहीं, मैंने कहा चुनाव आयोग ने काटे, चुनाव आयोग ने काटे जी। धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं ना उस वोट काटने का। मंडल ही आपके इसी चैनल में नहीं, हम तो किसी भी गलत, कोई भी जिसके पास दस्तावेज नहीं है, जो मृतक है, जिसके डुप्लीकेट वोट हैं, उसका वोट काटने का, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। भाई, मृतक का नाम क्यों वोट बैंक वोटर लिस्ट में होना चाहिए? अब ममता बनर्जी चाहती है मृतक का भी नाम वोटर लिस्ट में रहे, ताकि 27 लाख वोटर वो है जिनके पास डॉक्यूमेंट थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया था। तो उनके दस्तावेज होने चाहिए। लाइन में खड़े हुए दिख रहा है। तो निर्वाचन आयोग की इस शिकायत के खिलाफ वो ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर है ना, और ट्रिब्यूनल से भी अगर उनको न्याय नहीं मिलने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुश्री ममता बनर्जी तो खुद ही पैरवी करती है ना। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है मामला। अब देखिए, बीच में क्या बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मामला कहाँ है? निर्वाचन आयोग, ट्रिब्यूनल और जो है सुप्रीम कोर्ट। इसे भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका है? न ट्रिब्यूनल भारतीय जनता पार्टी का है, न निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का है, न सर्वोच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप किस बात के लिए लगा रहे हैं? इसी से सिद्ध होता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में बातें कर रहे हैं। अभी श्रीमान मनोजीत मंडल ही कह रहे थे कि मथुआ समुदाय के भी वोट कटे हैं, जो मथुआ समुदाय इनकी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता रहा है। इसका साफ तौर पर संकेत है कि निर्वाचन आयोग, देखिए, पॉलिटिक्स हटा दीजिएगा, दस्तावेजों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, लेकिन कुल मिलाकर जरा प्रक्रिया पर बात करिएगा। प्रक्रिया देखिएगा जरा एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। 10 अप्रैल को बीजेपी बंगाल में मैनिफेस्टो जारी करेगी। अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी होगा और कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जरा एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि चुनाव आयोग की आपको कोई गलती नहीं दिखती। आप कह रहे हैं कि जिनके पास कागज नहीं है उनका नाम कटेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपके उदाहरण रखता हूं आपके सामने, जिसका मैंने जिक्र किया। अब्दुल बारी बीएसएफ के जवान है, उनके परिवार का नाम कटा है। आज वो लाइन में खड़े वहां पर ट्रिब्यूनल के सामने पर्चा दाखिल करने के लिए कि भाई हमारी सुनवाई कराइए। 9 तारीख तक सुनवाई हो नहीं पाएगी। इस पूरे चुनाव में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी गलती है ना कि अचानक आपने एसआईआर शुरू कर दिया, लाखों लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। जी, तो निर्वाचन आयोग एक प्रक्रिया के तहत, नियम कानून के तहत काम कर रहा है। अब उस नियम कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन है। अब ट्रिब्यूनल में उनको न्याय मिल सकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट आप गए हुए हैं, तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आपको कौन सा रिलीफ दे सकती है भाई? इसे भारतीय जनता पार्टी जो है निर्वाचन आयोग को ब्लेम कर दे तो इससे तृणमूल कांग्रेस प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने के लिए हम कोई ब्लेम क्यों किसी पर करें? एक प्रक्रिया है। एसआईआर तमिलनाडु में होता है, कोई बाधा नहीं। उत्तर प्रदेश में होता है, कोई बाधा नहीं। बिहार में लगातार आपको ध्यान होगा साहिल जी, लगातार, लेकिन जब चुनाव आयोग ट्वीट करता है और उस ट्वीट में कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, मेरा उत्तर वो जो ट्वीट है उसको तो नहीं, तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रिट्वीट कर रहे हैं। पूरी बात करने का अवसर मिलेगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको पूछ भी रहा हूं, आप रिट्वीट तो कर रहे हैं ना चुनाव आयोग की ट्वीट। मिलेगा, हाँ ठीक है। हमको जो ठीक लगेगा हम रिट्वीट करेंगे। हमको जो ठीक लगेगा साहिल जोशी जी, हमारे रिट्वीट के अधिकार को भी तृणमूल कांग्रेस फांसीवाद के तहत समाप्त कर देगा क्या? तृणमूल कांग्रेस की सुश्री ममता बनर्जी जो है इतनी तानाशाह हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी के रिट्वीट के अधिकार को भी छीन लेंगी। ये तो लोकतंत्र में नहीं चलेगा ना साहिल जी।
हमको वहां ठीक पर है। अगर निर्वाचन चरण आयोग सिंह सप्रा। कहेगा कि हम वहां भयमुक्त चुनाव कराना चाहते हैं, हम वहां पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं, हम वहां जो है शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम क्यों उसका समर्थन नहीं करें? शुद्ध मतदाता सूची का जिक्र तो है नहीं इस ट्वीट में। मतलब मैं जो ट्वीट पढ़ रहा हूं आज का, जो रिट्वीट किए गए हैं, उसमें शुद्ध मतदाता सूची का तो जिक्र है नहीं। लेकिन वो उसमें से भयमुक्त भय चुनाव रहित, का हिंसा है ना। रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, भयमुक्त चुनाव का बूथ तो है एवं ना। सोर्स जामिंग रहित चुनाव का जिक्र है उसमें। तो क्योंकि ये शुद्ध तो अच्छी मतदाता चीजें है सूची ना, तो ये 27 तो लाख तो वो चुनाव वोटर के भी लिए हो सकते आवश्यक हैं। है ना। भय रहित होना, हिंसा चलिए, मुक्त ठीक है। होना, भय चलिए मुक्त सप्रा होना, जी, हिंसा मुक्त आपकी होना, भूमिका बता दीजिएगा। प्रलोभन मुक्त होना, भय मुक्त चुनाव भी ये तो- आपको ये तो चाहिए लोकतंत्र और के SIR स्वास्थ्य रहित के भी लिए चुनाव उत्तम चाहिए है ना। आपको। नहीं, अच्छी बात है, भयमुक्त चुनाव तो होना चाहिए, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद भी कहा था सप्रा जी कि पंचायत चुनाव में भयपूर्ण चुनाव हुए थे, वहां पर तो कई सारे कैंडिडेट्स को पर्चा भी भरने नहीं दिया था। अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। लेकिन इस बार आपकी आवाज बहुत कमजोर लग रही है। बिहार में जिस तरीके से आप SIR के खिलाफ मैदान में उतरे थे, यहां पर उतनी आप पे जोश नजर नहीं आता है सप्रा जी, कांग्रेस पार्टी में। नहीं, देखिए साहिल जी, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होना चाहिए, कोई डर का माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त जो खुद मेरे ख्याल से रहमान डकैत बन करके डाका डाल रहे हैं वोटों के ऊपर, यानी 27 लाख वोट सीधे सीधे कट जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल तो पहले से उठते आए हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या बिहार का चुनाव। कभी वोटर एडिशन, कभी वोटर डिलीशन, अब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, अब ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते रहो, कतार में खड़े रहो। यानी हो क्या रहा है? ये डकैती हो रही है ना, ये वोट चोरी नहीं है, वोटों की डकैती हो रही है। मैं तो कहूंगा जिस तरह से 27 लाख वोट काटे गए हैं, ये एक पॉलिटिकल जेनोसाइड हो रहा है, ये राजनीतिक नरसंहार हो रहा है और जनता को यहां वहां घुमाया जा रहा है। बताइए, अभी ट्रिब्यूनल अगर आपने 30 मार्च को डिक्लेयर किया है, आज हो गई है 7-8 तारीख हो गई है, यानी 19 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल ने एक भी केस को सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, सिवाय 2 केस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे गए। वो 2 कैंडिडेट थे कांग्रेस, वो तो अभी 27 लाख वोटर नहीं डाल पाएंगे। 19 दिनों में 9 तारीख को कल दूसरे जो है, चरण की भी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। लेकिन सप्रा जी, मेरा सवाल वो नहीं है, मैं तो डिफरेंस बता रहा हूं। एक साल पहले बिहार के चुनाव हुए थे, नहीं, मैं पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना सप्रा जी। मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं और आशुतोष का भी मेरे ख्याल से यही ऑब्जर्वेशन होगा, रजत सेठी भी शायद वही ऑब्जर्वेशन लेकर बैठे होंगे। देखिए, बिहार के भीतर हमने देखा कि आपने वोट चोरी की यात्रा निकाली हुई थी, वोट कैसे कटने नहीं चाहिए। SIR के भीतर बंगाल में तो दिख रहा है 27 लाख वोटर शायद वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन यहां पर आप उतने तेजी से मैदान में उतरे हुए नजर नहीं आ रहे, या अदालत में जाना, या आप भयमुक्त चुनाव की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो डर, भयमुक्त, बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल हमारे लोग, स्थानीय लोग बार बार निर्वाचन आयोग में गए हैं। कल भी हमने पत्र लिखा है निर्वाचन आयुक्त से, हमने समय मांगा है, अभी तक हमको समय नहीं दिया। TMC को समय दिया, कांग्रेस पार्टी को अभी तक समय नहीं दिया। भाई, ये सारी प्रक्रिया चल रही है ना। हम लगातार निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त के ऊपर बोल रहे हैं, SIR में किस तरह से धांधली हो रही है उसके ऊपर हम बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, और साथ ही साथ जो है वो जो तृणमूल कांग्रेस है, उसका जो चुनाव के समय जो हिंसा होती है, ये पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ये दरअसल दोनों को सूट होता है। ये चुनाव के जो जनता के असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। TMC अपने 15 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वो भी देखिए SIR तक ही सीमित रहना चाहती है। 15 साल आपका शासन हुआ है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण से और SIR से आगे नहीं बढ़ रही है। भाई, आप अपना रोड मैप तो दीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी मात्र जनता के मुद्दों को लेकर के जमीन पर उतरी हुई है। नहीं, लेकिन सप्रा जी, बिहार के वक्त जब आपको राष्ट्रीय जनता दल यही कहने की कोशिश करता था कि कहां SIR में लटके हुए हैं, जरा आप बाकी मुद्दे उठाइए, तब तो आप कहते थे कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की स्थिति में यही है, वोट चोरी, और इसीलिए राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं। आज की स्थिति में तो यह नजर नहीं आता है। अभी आप तृणमूल कांग्रेस को दोषी करार दे रहे हैं। देखिए,
ना पश्चिम, देखिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी करार दे रहा हूं अलग तरीके से कि उनका 15 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पूछना चाहिए। हम राजनीति में हैं, जनता के मुद्दे आज यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, जो सत्ताधारी है उसे रिपोर्ट कार्ड पूछने का अधिकार सारे विपक्षी दलों को है। तो उस पर अभी थोड़ी देर पहले विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है उस बैठक में यह तय हुआ है कि 2 दिन के बाद दोबारा चुनाव आयुक्त के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर विचार होगा और आगे की रणनीति भी तय होगी। लेकिन रजत सेठी इस पूरे मामले में पहली बार यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तब बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, कहां से यह आरोप कर रहे हैं आप कि सिर्फ अल्पसंख्यक वोट काटे जा रहे हैं, कहां से आरोप आप कर रहे हैं कि आपके वोटर काटे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर तो बात ही अलग नजर आती है। पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टुक। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, उन पर जो विश्वास है वो कम होगा और उसी के वजह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे। आपको नहीं लगता कि यह होगा? देखिए साहिल जी, उन 7 मिनटों में क्या ऐसा कुछ हुआ सीईसी के कार्यालय में कि सीईसी और इलेक्शन कमीशन ने को ये ट्वीट करना पड़ा? डेरेक ओब्रायन कोई साधु संत आदमी तो है नहीं। उनकी जो भाव भंगिमा रहती है, जिस दंभ से वो बोलते हैं, आम भाषा में भी जिस तरह से वो बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एरोगेंस दिखता है। और ये क्वाजाई जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन की। एक स्तर तक ही आप जाके अपने उसी दंभ में बात कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कोई सुनेगा नहीं। अब उनको ये चीज बुरी लगी होगी और उसमें क्या घटित हुआ 7 मिनट में वो तो पता चलना चाहिए। लेकिन मैं एक मूल बात आपने कंटेक्चुअलाइज नहीं किया, जो लगातार 90 लाख वोटों की बात करी। तमिलनाडु चुनाव भी आप देखिए, तमिलनाडु में भी 74 लाख वोटर काटे गए हैं। कोई वहां की क्या डीएमके पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है इस विषय को लेके? जनसंख्या में बंगाल जनसंख्या में उतने ही औसत स्तर पे ज्यादा है जितना कि वोटर के शेर जो कटे हुए नाम है उसमें। कहीं वहां हाय तौबा नहीं मच रही है। और आप बात करते हैं कि मुसलमानों के वोट कट रहे हो, मुर्शिदाबाद का आपने एग्जाम्पल दिया। आपको मालूम है मुर्शिदाबाद में टीएमसी का वोट परसेंटेज 54% है, भाजपा का 24% है। अगर 4% वोट काट भी अगर लेते हैं तो इसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा वो चल रहा है, सिस्टम लगा पड़ा है वहां पे भाजपा को हराने के लिए? मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा तर्क है यहाँ पे? ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रेटेजिकली काट रहा है? क्योंकि बात खत्म होने दीजिए, मैं आधा घंटा मैंने चुप रहा हूं, सुना है आप लोगों के। नहीं, उनको बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म होने के बाद आप बात करेंगे प्लीज। एक डिस्ट्रिक्ट का मैं अगर एग्जांपल दूं आपको साहिल जी, हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे ये बोला जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटा गया जो कि टीएमसी का वोट बैंक है। क्यों भाई, ये असम्पशन कहां से आ गया? क्या इन्होंने देखा या विवश किया है मुसलमानों को कि टीएमसी को ही वोट देते हैं? ये किस तरह से नजर आते हैं ना रजत सेठी? वोट बैंक है। आपको भी पता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं मुसलमान महिलाएं डालती? ये एजम्पशन के साथ कैसे राजनीति आप कर सकते हैं? ये एजम्पशन के साथ अगर तृणमूल अगर राजनीति करना चाहती है तो मैं उसी एजम्पशन पे बोल रहा हूं। 4% आपका टिकर दिखा रहा है ना, 4.5% वोट कटे हैं। 4.5% वोट कटने से क्या ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है? इसमें कितने लोग हैं आपने बताया जो मरे हुए हैं? आपने इसकी क्या तह तक जाके जानकारी रखी है कि 90 लाख में से इतने लाख मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करके बताता हूं। रजत सेठी जी, आपने सही सवाल उठाया, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करके इस बात को जवाब दूंगा और आशुतोष भी इसका जवाब दे सकते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को एक साथ लाकर यहां पर रखने की कोशिश की है, बात सही है। बिहार के भीतर भी कई सारे वोट काटे गए थे और उसकी जो अलग अलग कैटेगरीज नजर आती है, उसमें पहली कैटेगरी जिनकी मौत हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि उनका नाम कटेगा और उनका नाम कट गया। कई लोग जो डबल वोटर है, 2-2 जगह पर जिनका नाम है, जाहिर सी बात है कि उनका एक ही जगह पर नाम होगा, उनका नाम वहां पर कटेगा। जिनके पास कागज नहीं है, उनका नाम वहां पर कटेगा। लेकिन 60 लाख ऐसे वोटर पश्चिम बंगाल के भीतर मार्क किए गए जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया, यानी उन्होंने, इन वोटर्स ने कागजात दिए थे। रजत सेठी जी सुन लीजिएगा, कागजात दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, हमें इस पर थोड़ी आशंका है और इसीलिए ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम तो था, लेकिन उनको वोटर करके मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद जुडिशियल अधिकारी बैठे, उन 60 लाख को दोबारा जाकर अपने कागजात देने पड़े। उसमें से 37 लाख वोटर्स के नाम मान लिए गए कि नहीं भाई आप सही वोटर है, और जो बाकी 27 लाख वोटर है उनको ट्रिब्यूनल के सामने धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जिसके वजह से चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आशुतोष जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि रजत सेठी बोल रहे हो बात भी ठीक है।
हम तो आप अलग अलग चीजें रख रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा या बाकी सारे नॉर्थ 24 परगना या उत्तर दिनाजपुर की जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर इतने सारे नाम कटे हैं, लेकिन वहां पर वोट डिफरेंस भी बहुत है। और कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के वोटर है जिनका नाम कटा है? आशुतोष। साहिल, देखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तुलना तो मैं खैर कर सकता हूं, लेकिन वो करूंगा नहीं, क्योंकि यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल है हमारा जुरिस्प्रूडेंस पे कि एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 10 जो गुनाहगार हैं वो छूट जाए। ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस, हमारे संविधान की बुनियाद है। 27 लाख लोग इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को वो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब भी आप किसी के नाम को डिस्प्यूट में डालते हैं, उसके बाद उसके पास अधिकार होता है कि वह अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। अब वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा भी तो वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो 27 लाख लोगों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होगी जिनके पास जो एलिजिबल वोटर्स होंगे, यानी जो वाकई में वोटर के हकदार होंगे, लेकिन उसको डिस्प्यूट में डाल दिया गया है। अगर ये ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे पूरा हो जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो आप इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल लगा प्रोसेस देते जो हैं। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट बनाने का मतलब यह है कि एक भी जो योग्य मतदाता है उसका नाम नहीं छूटना चाहिए। यहां 27 लाख लोगों के नाम छूटे जा रहे हैं और उनके पास जो अपील करने का अधिकार है वो फिलहाल नहीं मिल रहा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो 19 कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 19 अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है। और जो ड्राफ्ट जो ये लिस्ट आई है, ये वो तो नहीं होगा ना। अभी 9 तारीख को तो दूसरे चरण की लिस्ट भी, दूसरे चरण के लिए भी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, तो वो तो हो नहीं पाएगा। वो तो दिख ही रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसी कौन सी जल्दी थी भाई। आप इलेक्शन कमीशन का काम यह होना चाहिए था कि एक भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से नहीं मिस करना चाहिए, या उनकी जिम्मेदारी यह है कि वहां से आनंद फानंद जितने निकाल बाहर कर दो। उनका काम इंक्लूड करना है। ये तो ठीक है आशुतोष, लेकिन पॉलिटिकल सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है। साहिल, एक मिनट। ठीक है, आपने जो मुद्दा उठाया वो भी कल में पॉलिटिकल सवाल पर भी बताइए ना, क्योंकि साहिल में जो पॉलिटिकल पार्टी का आरोप लग रहा है कि हमारे वोटर का नाम कटा है। साहिल इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? कल मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात कर रहा था, उनको बात को मैंने सुना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि 27 लाख लोग ये हैं, अगर नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए किसी भी विधानसभा में कोई 3000 वोटों से हारा है और उस विधानसभा के अंदर 4000 लोगों के नाम जो हैं वो डिस्प्यूट पे पड़े हुए हैं, अगर वो कैंडिडेट इन सबूत को लेकर हाई कोर्ट जाएगा तो बड़ी संख्या में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो काउंटरमांड हो सकती हैं, वो आराम से वहां हो जाएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए अगर 27 लाख वोट कम नहीं होते हैं, बहुत होते 27 लाख वोट, इसमें से अगर मान लीजिए 15 लाख वोटर भी अगर बिल्कुल सही पाए जाते हैं, 20 लाख भी सही पाए जाते हैं, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज काउंटरमांड होगी जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड 1000, 2000 या 3000 के आसपास होता है। फिर क्या होगा उसके बाद? 2024 के नतीजे देखे, 40 लाख वोटर्स का अंतर है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मैं बार-बार पॉलिटिकल सवाल पर आ रहा हूं। साहिल, और अगर आपको साफ तौर पे रजत सेठी वही कह रहे हैं ना, ओपी रावत ने बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 4-5% कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ओपी रावत साहब ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे सारे कैंडिडेट्स को अभी से सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इन चुनावों को रद्द करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता होएगा ही नहीं। आप समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रोसेस को देखिए, आप समझदार पत्रकार हैं, आप जानते हैं वोट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पैटर्न क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। ये आप एग्रीगेट पे बात नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, क्या यहाँ पे कि सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, क्या ये बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन को जाके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए? किसी भी सूरत में मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं, अगर एक भी वोटर का हक अगर कट रहा है तो कहीं ये ना हो जाए कि कोई बांग्लादेशी आकर वोट कर रहा हुए निर्धारित कर रहा है कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी नहीं होना चाहिए। तो लगाते हैं फिर प्रेसिडेंट रूल, 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं वहां पर बंगाल में, फिर देखते हैं
दूध का दूध हो जाएगा, पानी सप्रा का जी। पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को समय भी मिल सप्रा जाएगा। जी, जवाब, सप्रा जी अर्जी जवाब। लगाइए, मैं खुद जाऊंगा इलेक्शन कमीशन में, एक सिटीजन के नाते मैं जाऊंगा। साहिल जी, ये जो चर्चा, साहिल जी जो चर्चा हो रही है, इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ। सुनिए, ना छोड़िए, बांग्लादेशी को जल्दी, छोड़िए, सप्रा जी, ये जल्दी। फालतू तर्क है। आप बताइए बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले? देखिए साहिल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ठीक है। SIR एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। निर्वाचन आयोग ठीक है, का। सप्रा जी की बात समझ में आ गई। और रजत सेठी, administrative failure के दो लिए चीजें लोगों यहां को पर उठाई भुगतना पड़ रहा गई। है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है क्योंकि वहां पर उनके नाम नहीं जोड़े जाएंगे। वहां पर आशुतोष सवाल उठा रहे कि बिहार में भी यही मुद्दा उठा था, जिनके नाम कटे उसमें कितने बांग्लादेशी निकले। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला। रजत सेठी, इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। के पास इसका उत्तर ही नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन तकनीकी रूप से चलिए एक मिनट आखिर में जुडिशियल रजत सेठी बॉडी आखिर में है। बोलेंगे, बाकी सबको शांत करिएगा प्लीज। ताहिर दो जी, मैं सवाल- सिर्फ ये दो चीज सवाल बोल रहा हूँ, उठाए गए। इलेक्शन रजत सेठी, कमीशन जी। एक अनोखी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जो भी वो लिख रहा है वो उसको सेमी जस्टिस के लेवल पे माना जाता है कि ये चीज रूल ऑफ द लॉ है। अगर वो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट रख रहा है, लेकिन जब उसके तक बावजूद जो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग के सामने रखे गए हैं उसको मानने से चुनाव आयोग ने इनकार किया है, और इसीलिए तो ट्रिब्यूनल्स वहां पर बिठाए गए हैं। अब वो ट्रिब्यूनल्स की सुनवाई कब तक होगी ये अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन क्या इससे चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल 23 और 29 तारीख को ही पता चल पाएगा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल